नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका फिर स्वागत है परीक्षा मंथन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश टेट के लिए। और इंग्लिश में हम लोग देख रहे थे प्रोनाउन। नाउन तो ख़त्म हो चुका है। नाउन पे कुछ क्वेश्चन आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे आके बता दूंगा अगर जो ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो वहीं पे एक्सप्लेन किया जा सकता होगा तो वहीं रिप्लाई में एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, सब्जेक्टिव केस कब यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कब यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर हो तो क्या आई में वी में से कौन सा आई यूज करते हैं। प्लूरल हो तो वी यूज करते हैं। सेकंड पर्सन सुनने वाला अगर जो सिंगुलर है या प्लूरल हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्शन कर रहा है सब्जेक्टिव केस में है तो यू यूज करेंगे, और अगर जो एक्शन उस पर हो भी रहा है तो भी यू ही यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस के भी यू का यू ही होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था थर्ड पर्सन का, अगर जो सिंगुलर है और ऊपर से पुलिंग है तो हम उसके लिए ही यूज करते थे। और अगर जो सिंगुलर है और स्त्रीलिंग है तो सी यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर जो ही एक्शन कर रहा है, मतलब एक्शन करने वाला नाउन है और पुलिंग है और सिंगुलर में है तो ही यूज करते हैं उसके लिए। लेकिन अगर उस पर एक्शन हो रहा है तो हिम यूज करते हैं, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इसी को आज फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस तक तो पूरा देख लिया है, हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव केस तो देख लिया है। अब इसके आगे हम लोग पजेसिव केस देखेंगे, ठीक है। इसके आगे जो हम लोग हैं पजेसिव केस देखेंगे। पजेसिव केस क्या होता है, देखिए हिंदी में पजेस करने का मतलब होता है, हिंदी में पजेस करने का मतलब होता है अधिकार दिखाना। अधिकार दिखाना, पजेस का मतलब होता है अधिकार दिखाना। हिंदी में पजेस का मतलब होता है किसी पे अधिकार दिखाना। देखिए आप लोग को एक और बात बता दूं, आप लोगों को अगर वर्ड पावर तैयार करना है, अगर आपको वर्ड पावर तैयार करना है तो मैं जो वर्ड लिखता हूँ जिसमें से कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो उस वर्ड की मीनिंग आप रूम पे जाकर ढूंढा कीजिए, उसको लिखा कीजिए। देखिए एक और एडवाइस मैं देना चाहूँगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि एक किताब उठाया और एक किनारे से पूरा रट्टा मारना शुरू कर दिया। मीनिंग नहीं पता है, क्या होता है मीनिंग मुझे नहीं पता, बस रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं कि मतलब हाँ कि बॉय का गर्ल होगा, बॉय का गर्ल होगा, बॉय मीन्स क्या होता है नहीं पता, गर्ल मीन्स क्या होता है नहीं पता, रटे जा रहे हैं। तो वो आपको भूल जाएगा, कुछ दिन बाद वो आपको 101% 2-3 दिन के अंदर आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको तैयार करना, पहली बात तो एक एक क्वेश्चन आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स से। तो अब अगर जो 2 क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आप पूरा वक्त दे रहे हो, बाकी आप 28 नंबर डुबा दे रहे हो, तो फिर आप किसी काम के नहीं हो, वो व्यर्थ है, वो 2 नंबर भी व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप 28 नंबर पाते हो और 2 नंबर आपका चले जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता, इंसान कहता है चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको नहीं रटने याद करने, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स से एक किताब उठाया और एक किनारे से देखने लगे, अरे इसका मतलब ये विन का लू रटे जा रहा है। नहीं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो होता है, क्योंकि मैं भी खुद भी याद किया हूँ, एसएससी का एस्पिरेंट हूँ, 2018 क्वालिफायर हूँ। मैं कभी भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे नहीं याद करता था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने का मतलब होता है कि पहले आप उसको वर्ड की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वर्ड की सारे वर्ड जितने भी वर्ड उसमें आ रहे हैं पेपर में, आप उनको वर्ड की मीनिंग आपको पता है तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स आराम से लिख जाओगे यार। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आराम से लिख जाओगे। जैसे वाइज है, एक सिंपल सा दे रहा हूँ, वाइज का मतलब जिसको पता होगा, वाइज का मतलब जिसको पता होगा वो इसका सिनोनिम एंटोनिम दोनों लिख जाएगा। फुल, जिसको फुल का मतलब पता होगा वो तुरंत कहेगा वाइज का फुल होता है एंटोनिम्स। तो आपको वर्ड नहीं याद करने, आपको वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। और वर्ड की मीनिंग पता होने से 2 फायदे हैं। पहला तो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा, दूसरा ये होगा कि आप कहीं पेपर पढ़ते हो या फिर कहीं पे कोई मूवी देख रहे हो, नीचे सबटाइटल चल रहा है तो आप उसकी मीनिंग बता सकते हो अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बहन को, ठीक है। तो इंग्लिश देखिए डरावना नहीं है, कुछ भी खतरनाक नहीं होता। इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आप अगर उसको थोड़ा सा फील करो, उसमें इन्वॉल्व होना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इंग्लिश पढ़ने में, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने का अलग ही मज़ा है। तो इसीलिए आपको ये नहीं कि अब पजेशन का मतलब आपको पता नहीं है लेकिन रटे जा रहे हैं पजेशन नहीं, पहले पजेश की मीनिंग क्या होती है वो पता कीजिए। पजेश मीन्स होता है अधिकार दिखाना।
आउस्ट मीन्स क्या होता है, OUST। अब ये सब आपको वर्ड OUST मीन्स होता है किसी को हटा देना, ज़बरदस्ती किसी के संगठन में से हटा देना। अब आपको आउस्ट का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आप ये पता है कि ये इसका एंटोनिम्स होता है, किसी वर्ड का एंटोनिम्स होता है, आपको ये पता है, क्या फ़ायदा उसका, कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे या कंफ्यूज कर जाएंगे कि आउस्ट किसका होता था यार। तो आपको ऐसे नहीं याद करना है कि पूरा वर्ड रटे जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप निकालिए, पढ़ना शुरू कीजिए। आपको जिस वर्ड की मीनिंग नहीं पता आप उस वर्ड की मीनिंग याद कीजिए, उसको एक छोटी सी डायरी, पॉकेट डायरी आती है 10 रुपये की मिलेगी, जाइए डायरी खरीदिए और उसको याद कीजिए, लिख लीजिए, उसको याद करते रहिए, वो आपस में ही मैच कर जाएंगे। आपको हार अगर जो पता है, विन मिस होता है हार, तो फिर आपको पता है कि हारने का उल्टा जीतना ही हो सकता है। सॉरी, विन का मतलब जीतना होता है, देखिए गलती हो गई उसके लिए सॉरी। विन का मतलब आपको पता है जीतना, तो आप उसका एंटोनिम्स आराम से लिख जाएंगे हारना, अगर जो आपको पता है हारने का इंग्लिश क्या होता है। समझ मेरी बात? तो विन का लूज ये याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। विन मिस जीतना, लूज मिस हारना, ये याद करना जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो पजेस मिस होता है किसी पे अधिकार दिखाना, पजेस मिस होता है किसी पे अधिकार दिखाना। देखिए कई बार प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं, दरअसल में वो एडजेक्टिव होते ही हैं, वो प्रोनाउन होते ही नहीं है, लेकिन वो फॉर्म ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि वो प्रोनाउन का फॉर्म है, लेकिन वो दरअसल में प्रोनाउन का फॉर्म नहीं होता, वो एक एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। तो उसी को आज हम लोग समझेंगे। तो पजेस मिस होता है अधिकार दिखाना, ठीक है, पजेस मिस होता है अधिकार दिखाना। तो पजेसिव केस में दो आता है, एक तो आता है प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, दूसरा आता है पजेसिव एडजेक्टिव। एक आता है पजेसिव प्रोनाउन, दूसरा आता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए मैंने जब आपको सबसे फर्स्ट क्लास, जब फर्स्ट लेक्चर लिया था आपका, तो इसमें बताया था कि एडजेक्टिव अगर जो आप नहीं पहचान पाते तो उसका एक ट्रिक भी होता है कि वो हमेशा नाउन के ठीक पहले आता है। ये ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जब अगर आप भूल जाते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो नाउन के ठीक पहले आता है, क्योंकि ये इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर जो आपको किसी चीज़ को दिखाना है, आपको किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड की विशेषता बतानी है, तो उसके ठीक पहले या उसके आसपास यूज करना होता है। ये रूल होता है एसएससी का, एसएससी कह रहा हूँ इंग्लिश का। जैसे मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय। अब कुछ लोग ये कहते होंगे कि सर आप इतना इजी एग्जाम्पल क्यों लेते हैं। देखिए अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको पढ़ाता हूँ, उनको दिमाग में रख के पढ़ाता हूँ जिनको इंग्लिश लगभग आती ही नहीं है, ठीक है। मैं उनको दिमाग में लेके पढ़ाता हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि सामने वाले को इंग्लिश एकदम नहीं आती है। हो सकता है भाई कि आपको इंग्लिश आती हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वाकई में इंग्लिश ना आती हो। तो वो ये नहीं कि मैं लगूँ बड़ा एग्जाम्पल लिखने, उनको वो डर जाए कि यार इंग्लिश तो वाकई में बड़ी डरावना है। नहीं भैया, इंग्लिश बहुत ईजी है। तो इसलिए मैं छोटा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आप उससे भी समझ जाएंगे। और अगर जो इंग्लिश नहीं आती है तो फिर ये उनके लिए क्या होगा, प्रोत्साहन होगा कि हाँ यार इंग्लिश ईजी होता है, ठीक है। तो ईजी वाकई में इंग्लिश होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ही, एक प्रोनाउन, अभी पढ़ा कौन सा प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे ही प्रोनाउन थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस लगाया। ही प्रोनाउन इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। बॉय क्या हुआ, नाउन, ठीक है, बॉय क्या हुआ, नाउन। और कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। इस गुड ने क्या बताया, लड़के के बारे में। लड़का क्या था, नाउन। तो ये गुड किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। तो जो वर्ड किसी नाउन के बारे में कोई जानकारी देता है वही कहलाता है एडजेक्टिव। तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो आप यहाँ एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जो बॉय जो एडजेक्टिव यूज किया गया है वो उस नाउन के ठीक पहले यूज किया गया है जिसके लिए ये एडजेक्टिव यूज किया गया है। नोटिस कीजिएगा इस बात को। मैंने लिखा वह, ही इज अ बॉय, गुड को भूल जाइए, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। अब यहाँ पे फिर बात आई कि कैसा लड़का है। तो इस लड़के को बताने के लिए एक वर्ड मैंने यूज किया गुड, कि कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो इस गुड ने
जो कि एक वर्ड है दूसरे नाउन के बारे में बता रहा है। तो जो वर्ड किसी दूसरे नाउन को डिफाइन करता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। और यहाँ पे एक चीज़ केयर कीजिए, इस नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आया है। मतलब एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के ठीक पहले आता है, या फिर ये उल्टा भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन जरूर जाएगा। एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन जरूर जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये क्यों समझा रहा हूँ फिर से, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जब ये चीज़ आपको समझाऊंगा ना अच्छे से, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आपने सीखा कि एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन का आना आवश्यक है, नाउन आता ही है। या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है अगर एडजेक्टिव सेंटेंस में है तो। दूसरी चीज़ देखिए, ये क्या है, ये क्या है, प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, प्रोनाउन। और जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें ये प्रोनाउन के बारे में बताया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। देखिए, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में यही अंतर है। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, उसको रिप्लेस नहीं करता, उसको हटाता नहीं है, विस्थापित नहीं करता है। ये गुड इस बॉय के बारे में बताया, न कि बॉय को हटा दिया है। लेकिन ये जो ही है, ये जो ही है वो एक नाउन को हटा के उसकी जगह आया है। प्रोनाउन का मतलब ये होता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। जो नाउन को रिप्लेस कर दे वही कहलाता है प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर दिया है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर क्या है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, प्रोनाउन उस नाउन को हटा के उसकी जगह आता है, तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। वो किसी नाउन के पहले नहीं आता है, वो किसी नाउन के पहले नहीं आता है, या फिर ये नहीं, नाउन के बाद कोई प्रोनाउन नहीं आता है, सॉरी, नाउन के पहले कोई प्रोनाउन नहीं आता है। तो याद रखेंगे, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, प्रोनाउन नाउन को हटा के उसकी जगह आता है। अब यही चीज़ यहाँ पे समझिएगा। इसका मतलब एडजेक्टिव, ये जितने भी मैंने वर्ड लिखे हैं, मैं इसको अभी उदाहरण से भी समझाऊंगा, लेकिन अभी समझिए, ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं, ये किस कॉलम में, एडजेक्टिव के कॉलम में, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इन सारे वर्ड के बाद नाउन का आना कंपलसरी है। नाउन का आना क्या है, कंपलसरी है। अब इसी को समझते हैं। नाउन का आना कंपलसरी है। और जो ये लिखा हुआ है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, बल्कि इनसे नाउन का लेना देना ही नहीं है। अभी अभी समझा है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, ये तो बने ही है नाउन को रिप्लेस करने के लिए, तो ये नाउन की जगह कैसे आ सकते हैं। लेकिन ये जो एडजेक्टिव वाला कॉलम है, ये तो नाउन को डिफाइन करने के लिए बने हैं ना, नाउन को डिफाइन करने के लिए बने हैं, तो ये नाउन के ठीक पहले आएंगे। जैसे मैंने लिखा, दिस टेबल This is रीटा टेबल, ठीक है, दिस इज रीटास टेबल, मैंने ये लिखा हुआ है। ध्यान से सेंटेंस को समझिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं और कैसे उनका काम होता है। मैंने लिखा, दिस इज रीटास टेबल, दिस इज रीटास टेबल, मैंने लिखा। अब देखिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था, फर्स्ट लेक्चर में नहीं समझाऊंगा, तो अब समझ लीजिए कि जब हम लोग किसी लिविंग पर्सन का, जब किसी लिविंग थिंग्स का या पर्सन का, लिविंग थिंग का पजेशन किसी दूसरी चीज़ पे दिखाते हैं, जब किसी लिविंग थिंग का पजेशन दूसरी चीज़ पे दिखाते हैं, तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, एपेस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे मैं ये बोलना चाहूँ, दिस इज अखंड मार्कर, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये अखंड का मार्कर है, इस मार्कर पर जो अधिकार है वो अखंड का है, ठीक है। दिस इज अखंड मार्कर, ये अखंड का मार्कर, मतलब कि इस मार्कर पर अधिकार दिखाने के लिए मैंने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया, किसके आगे, नाउन के आगे, अखंड मार्कर। दिस इज अखंड वॉच,
मैंने लिखा दिस इज अखंड वॉच, ये अखंड का वॉच है। तो इस वॉच पर अधिकार किसका था? अखंड का। तो वो दिखाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिस इज रीटास टेबल, दिस इज रीटास टेबल, यह रीटा का टेबल है, यह रीटा का मेज है, यह रीटा का मेज है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो रीटाज लिखा हुआ है, ये जो रीटाज लिखा हुआ है ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो कुछ नहीं करना है। अगर जो मैं ये पूछता हूँ कि सेंटेंस में कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले आप उस पार्ट्स ऑफ उस वर्ड को बंद करके फिर सेंटेंस पढ़िए। तो मान लीजिए मैंने रीटाज लिखा ही नहीं, तो क्या लिखा है? दिस इज टेबल, यह एक टेबल है, तब आगे अ लगेगा। तो अभी के लिए भूल जाइए, अ भूल जाइए। तो मैंने लिखा दिस इज टेबल, यह टेबल है, ठीक है, यह मेज है। मैंने लिखा दिस इज टेबल, यह मेज है। अब फिर मेज के बारे में जानकारी ली गई, कैसा मेज है, मजबूत है या फिर किसका मेज है? तो आपने बोला रीटा का मेज है। आपने क्या बोला? रीटा का मेज है। तो ये जो रीटाज है वो किसकी जानकारी देने लगा? इस टेबल की देने लगा। और ये टेबल क्या था? नाउन था। ये टेबल क्या था? नाउन था। ये जो रीटाज आया वो किसकी जानकारी देने लगा? इस टेबल की। और ये टेबल क्या था? नाउन था। तो जब कोई वर्ड, मैंने पहले भी बता रखा, जब कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड नाउन के बारे में जानकारी देने लगा तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दिस इज रीटाज टेबल, यह एक टेबल है। अब आपने टेबल के बारे में जानकारी पूछना शुरू किया, कैसा टेबल है? तो कोई बोल सकता है मजबूत टेबल है, लेकिन आपके क्वेश्चन ये था कि किसका टेबल है, तो आंसर आया कि रीटाज टेबल है। तो इसी रीटाज ने तो टेबल की जानकारी दी। तो टेबल क्या था? नाउन था। तो जो वर्ड किसी दूसरे नाउन के बारे में जानकारी देता है तो वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ये रीटाज क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये रीटाज क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझ में आया? ये रीटाज क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब मैं ये कहता हूं कि रीटाज आप हटा दीजिए, रीटाज आप हटा के उसकी जगह कोई वर्ड यूज कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप आएंगे केस में, ठीक है। यहां पे रीटा क्या है? पहले तो आप नीचे से एकदम चलना शुरू कीजिए। यहां पे रीटा क्या है? रीटा क्या है? यहां पे फेमिनिन जेंडर, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। तो नीचे आइए, थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में, फेमिनिन नंबर सी आई। अब मुझे सी का कौन सा फॉर्म यूज करना है? एडजेक्टिव फॉर्म यूज करना है। तो अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए टेबल पे अधिकार ही दिखा रहा है, टेबल पर अधिकार दिखाया गया है रीटा का। तो यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव यूज करेंगे, कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव। तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव वाला जो फॉर्म होता है वो हर होता है। सी का जो पजेसिव एडजेक्टिव वाला फॉर्म होता है वो हर होता है। क्या होता है? हर होता है। तो ये जो हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे वो यहाँ पे अब हम लोग क्या यूज करेंगे? हर। क्या यूज करेंगे? हर। हर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हर। तो ये हर अब क्या है यहाँ पे? ये हर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। समझ में आया आपको? ये अधिकार दिखा रहा है इस टेबल पे। किसका दिखा रहा था? रीटाज का। अब उसी रीटाज, रीटा क्या था? नाउन। उसी की जगह मैंने एक वर्ड लाया है जो कि क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव है। किसका फॉर्म में? सी के फॉर्म का पजेसिव एडजेक्टिव। सी का भी पजेसिव एडजेक्टिव का एक फॉर्म होता है। कैसे तय किया? रीटा क्या थी? थर्ड पर्सन, और क्या थी? सिंगुलर थी, और क्या थी? फेमिनिन। तो फिर मैं आया थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में, फेमिनिन में क्या यूज करते हैं? सी। अब सी का हमें न तो सब्जेक्टिव यूज करना, न तो ऑब्जेक्टिव, हमें पजेसिव यूज करना था, अधिकार तो दिखाना था। लेकिन कौन सा पजेसिव? एडजेक्टिव की प्रोनाउन हमें एडजेक्टिव चाहिए था, क्योंकि मैं बता चुका था वो वहाँ पे एडजेक्टिव था। तो इसके लिए हमने एडजेक्टिव क्या यूज किया? हर। तो यहाँ पे आया हर, हर टेबल, ठीक है। और इसका ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ कि हमेशा इन वर्ड के आगे, इन ये जो एडजेक्टिव वाले कॉलम में लिखे हुए हैं, इन वर्ड के आगे हमेशा एक नाउन का यूज होना तय है, ठीक है। ये तो था पजेसिव एडजेक्टिव। इसी सेंटेंस को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दिस टेबल इज रीटाज। दिस टेबल इज रीटाज, फुल स्टॉप, ठीक
ठीक है, मैं अब इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दिस टेबल इज रीटाज। ठीक है, तो मैंने लिखा कि यह टेबल रीटा का है, यह टेबल रीटा का है। पहले क्या लिखा था, देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन सेंस दोनों का एक ही है, दिस इज रीटाज टेबल। पहले ये लिखा था, पहले ये लिखा था दिस इज रीटाज टेबल, तो यहां पे अर्थ था कि यह रीटा का टेबल है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए अर्थ क्या है, यहां लिख भी दे रहा हूं मैं हिंदी में, थोड़ी मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत खराब है तो बुरा मत मानिएगा। यह रीटा का टेबल है, यह रीटा का टेबल है। ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस का अर्थ क्या है, यह रीटा का टेबल है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस का अर्थ क्या है, यह टेबल रीटा का है, यह मेज, सॉरी मैं टेबल लिखते जा रहा हूं, यह मेज रीटा का है। तो दोनों का अर्थ देखिए, यहां पे लिखा हुआ है दिस इज रीटाज टेबल, यह रीटा का टेबल है, मेज है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस टेबल इज रीटाज, इसका अर्थ है यह मेज रीटा का है। दोनों का सेंस एक है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। यहां पे मैंने बोला यह रीटा का टेबल है, मेज है, यह रीटा का मेज है, यह रीटा का मेज है, और ऊपर वाले में मैंने लिखा है यह मेज रीटा का है, दिस टेबल इज रीटाज। तो पहले नीचे वाला तो हम लोग समझ लिया कि ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो इसके लिए हम लोगों ने हर यूज किया था। अब ऊपर वाला हम लोग समझते हैं। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले में मैंने क्या लिखा है, दिस टेबल इज रीटाज, यहां पे मैंने लिखा दिस टेबल इज रीटाज। यहां पे जो रीटाज है, यहां पे ये बस नाउन है, ये किसी के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। ठीक है, यह किसी के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। आप इसको हटा के पढ़िए एक बार, सेंटेंस ही नहीं पूरा होगा, आप रीटा हटाइए, रीटाज हटा दीजिए, तो हो गया दिस टेबल इज, खत्म, सेंटेंस ही नहीं पूरा हुआ, सेंटेंस ही नहीं पूरा हुआ। मतलब कि ये क्या था, नाउन था, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो इसको आपने हटा ही दिया। ठीक है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा था। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, बस अभी ये जानिए कि ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा था, तो आपने कॉम्प्लीमेंट ही हटा दिया, तो ये सेंटेंस ही नहीं पूरा, दिस टेबल इज, खत्म। यहां पे जो एडजेक्टिव है वो ये दिस एडजेक्टिव है, आप इस दिस को हटा के पढ़िए, टेबल रीटा का है, दिस हटाया, टेबल रीटा का है, कौन सा टेबल, आपने बोला यह टेबल, तो ये जो है यह है, इस टेबल के बारे में जानकारी देने लगा, तो ये एडजेक्टिव हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए फिलहाल समझिए, ये रीटाज यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, ये रीटाज यहाँ पे नाउन है, कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह नाउन यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या यूज होता है, नाउन। जैसे मैं बोला ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, तो जो डॉक्टर वहां पे वर्ड यूज किया गया है वो कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो ये ही इज अ डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है ये कॉम्प्लीमेंट है, वो इसकी सराहना कर रहा है, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, ये इसके बारे में जानकारी मिला। ठीक है, तो ये डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, बस शॉर्ट में समझा दिया। इसी तरह यहाँ पे दिस टेबल इज रीटाज, यह मेज रीटा का है। ठीक है, यह मेज रीटा का है, तो यहाँ पे जो रीटाज है ये नाउन है। अब मैंने ये बोला कि आप इस नाउन को हटा के एक वर्ड यूज कीजिए, तो देखिए अभी जो पहले वाले सेंटेंस मैंने लिखा था वहाँ पे रीटाज एडजेक्टिव था, तो उसके लिए हम लोगों ने एडजेक्टिव का फॉर्म लगाया था प्रोनाउन का, लेकिन यहाँ पे ये नाउन है, तो जब इस नाउन को हटाएंगे तो पहले तो अब ये देखेंगे कि ये क्या था, ये क्या था, पहले तो ये क्या था, रीटाज क्या था, रीटाज था सिंगुलर थर्ड पर्सन फेमिनिन, सिंगुलर थर्ड पर्सन फेमिनिन सी। अब हमें नाउन की जगह एक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, वो अधिकार दिखा रहा था मेज पे, वो अधिकार दिखा रहा था मेज पे, वो जो रिटाज लिखा था मैंने यहाँ पे, वो रिटाज अधिकार दिखा रहा था इस मेज पे, दिखा रहा था ना मेज पे अधिकार। तो अब हमें लोग पजेसिव केस चाहिए, पजेसिव केस चाहिए, लेकिन अब इस बार एडजेक्टिव नहीं चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो सी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ष। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हर्ष। क्या लिखेंगे, हर्ष। समझ में आया कि एडजेक्टिव कब यूज करते हैं और प्रोनाउन कब यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई दिक्कत है आपको
तो भी मैंने रूल बता रखा है कि ये जो देखिए यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन में, इस प्रोनाउन के आगे ये जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन वाले में, इन वर्ड के आगे कभी भी आप कोई नाउन मत यूज कीजिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ किया है, कोई नाउन नहीं यूज हुआ इसके आगे। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इनके आगे हमेशा एक एडजेक्टिव उसके आगे एक नाउन यूज करते थे, जैसे मैंने लिखा था दिस इज हर टेबल, ठीक है। दूसरी चीज पहचानने का तरीका, माइन प्रोनाउन होता है, ये बस याद कर लीजिए माइन, ठीक है। उसके बाद सब में एस एस जुड़ा होगा, वो क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, बस ये सब के सब विदाउट एस पजेसिव एडजेक्टिव कहला जाते हैं, ठीक है। बस हिज यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, तो वहाँ पे आप हिज सेंटेंस में देखिएगा कि हिज के आगे नाउन यूज हुआ है कि नहीं। अगर हिज के आगे नाउन यूज हुआ है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, हिज अकेला यूज हुआ है तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पजेसिव तक देख लिया, ये चार्ट का इतना भाग वाला खत्म, ठीक है। अब आते हैं आगे वाले भाग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब रिफ्लेक्ट से ही बना हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं ये कहूँ कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है। शीशे के सामने खड़े होकर उस पर टार्च जलाइए, तो क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आप ही पे आ जाती है, परावर्तन जिसको आप लोग समझते हैं, परावर्तित होकर आप ही के चेहरे पे आ जाती है, ठीक है। तो आपने एक एक्शन किया, टार्च जलाया, उस टार्च का जो प्रभाव पड़ा, जो लाइट गया, उसका प्रभाव आपके खुद पे ऊपर पड़ गया, तो यही तो है रिफ्लेक्टिव। तो जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उस एक्शन का प्रभाव खुद उसी के ऊपर पड़ जाता है, तो वहीं पे हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है और उस काम का प्रभाव उसके खुद के ऊपर पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं वहाँ पे यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं ये बोला, मान लीजिए एक कहानी क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं समझाने के लिए एक कहानी क्रिएट कर रहा हूँ। क्या हुआ, राम एक लड़का था, उसका घर में लड़ाई हुआ, ठीक है। राम एक लड़का था, उसका घर में लड़ाई हुआ, वो अपने मम्मी पापा पे चिल्ला दिया, वो अपने मम्मी पापा को चिल्ला दिया और भला बुला बोल दिया, ठीक है। राम एक लड़का था, उसका घर में लड़ाई हुआ और वो अपने मम्मी पापा के ऊपर चिल्ला दिया। फिर वो कमरे में गया, उसको गिल्टी महसूस हुई कि यार मतलब बुरा लगा कि यार मैंने क्या कर दिया, मम्मी पापा भगवान होते हैं, उनको मैंने ऐसा क्यों कह दिया। तो वो क्या किया, खुद ही को लगा मारने। तो इसी को मैं इंग्लिश में लिखता हूं, राम बीट राम। राम बीटेन राम, ठीक है। अब ये मान लीजिए पास्ट की घटना है, तो बीट का सेकंड फॉर्म मैंने लगाया बीटेन, ठीक है। तो राम बीटेन राम, ठीक है, राम बीटेन राम। अब यहाँ पे ये हुआ कि राम खुद को मार रहा था, पास्ट की घटना थी, तो मैं आपको अभी कहानी सुना रहा हूँ कि भूतकाल में ऐसा हुआ था कि राम घर में लड़ाई किया था और बाद में अपने मम्मी पापा को भला बुरा बोल दिया, उसको बाद में बुरा लगा तो वो लगा खुद को ही मारने। पूरा घटना भूतकाल की बात बता रहा हूँ। तो भूतकाल की जब बात हम लोग करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो वो दिखाता है कि ये पास्ट की घटना है, भूतपूर्व घटना है, ठीक है, भूत का घटना है। तो राम ने राम को मारा, राम ने मारने का काम खुद ही को, राम ने ही मारा। राम ने मारा, किसको मारा, खुद ही ने को मारा। तो राम ने क्या किया, पहले तो एक्शन किसने किया, इसने किया, राम ने। किसने एक्शन किया, राम ने। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। एक्शन किया राम ने, मारा, और किसको मारा, खुद ही को मार दिया। तो इस राम ने, जो इस राम ने एक्शन किया था, उसका इफेक्ट भी खुद राम पे पड़ा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और जब ऐसा होता है कि सब्जेक्ट भी वही हो और ऑब्जेक्ट भी वही हो, तब हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसी की जगह हम लोग प्रोनाउन रखना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हुआ राम, अब राम क्या है, थर्ड पर्सन। राम क्या है, मैं आपको कहानी कौन सुना रहा था, मैं सुन कौन रहा था, आप किसके बारे में सुना रहा था, राम के बारे में। तो सब्जेक्ट, ये राम क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर कैसा है, मस्कुलिन, मस्कुलिन।
सब्जेक्टिव केस ही, तो यहां पे तो हम लोग यूज करेंगे ही। तो राम की जगह मैंने लिख लिया ही। तो ही बीटेन। अब देखिए इसके एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ा, खुद राम पे पड़ गया। इस एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ा, खुद राम पे पड़ गया। तो ये जो ही है उसका प्रभाव, राम ने जो एक्शन किया उसका प्रभाव खुद पे पड़ा। तो अब यहाँ पे हम लोग ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम नहीं लगाएंगे, बल्कि खुद पे दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये जो ही एक्शन किया उसका प्रभाव उसके ऊपर खुद पड़ा है, उसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो ही वर्ड यूज किया है, इसके आगे जाइए देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। तो ही बीटेन हिमसेल्फ। तो समझ में आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा हो उसका इफेक्ट खुद पे पड़ रहा हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चार्ट, ये हम लोगों ने समझा। अब बहुत डिटेल में समझा, बहुत ही डिटेल, विश्वास मानिए मेरा, इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ा। इस चार्ट में 2 लेक्चर तो कोई नहीं लगाएगा जो कि मैं लगाया हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो प्रोनाउन आपके लिए खेल है, आप कर ले गए। अगला जो लेक्चर होगा उसमें पूरा प्रोनाउन खत्म कर देंगे, क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के पार्ट, जैसे पर्सनल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। और आपको क्या करना है, वही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई दिक्कत हो मुझसे रिलेटेड या मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। ठीक है, तो उसका मैं आंसर या तो यहाँ दे दूंगा या तो वहीं पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।